हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और पीएन जंक्शन डायोड चैप्टर पढ़ रहे हैं, डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमने डायोड पढ़ा है और उसके एप्लीकेशन में हम आ रहे हैं। उसके एप्लीकेशन में है दो एप्लीकेशन है, एक तो रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि मैं नोट्स में प्रोवाइड करूँगा सीधे सीधे, आपको बहुत ईजिली समझ में भी आ जाएंगी वो चीज़ें। और दूसरा एप्लीकेशन है इसका जेनर डायोड का। तो जेनर डायोड आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो नाम ही है जेनर डायोड, ठीक है ना। इसको जेनर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर दिया गया है। और ये दिख भी रहा है, उसका सिंबल ऐसा होता है ना, जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। इसका सिंबल जेनर डायोड है, तो नाम है उनके नाम पर, क्योंकि बहुत स्पेशल डायोड है तो उनके नाम पर ही रख दिया उनका नाम, दैट इज़ जेनर डायोड। और आप देखेंगे तो सिंबल भी जेड जैसा ही बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से जेड जैसा ही बना हुआ है। तो ये जेनर डायोड है, ठीक है ना, नाम ही लिखा है इसलिए स्पेशल डायोड। याद रखना, जेनर डायोड आइडियल जो नॉर्मल डायोड होता है वो फॉरवर्ड बैच में वर्क करता है ना। रिवर्स बैच में तो बहुत करंट फ्लो होता है, तो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं रहता है। और जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस मोड में काम करते हैं। तो जेनर डायोड को रिवर्स बायस मोड में ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट किया जाता है, ठीक है ना। फिर जेनर डायोड का जो यूज़ है, बेसिकली सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में, है ना। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में हम ऑपरेट कर रहे होंगे। और जेनर डायोड का जो यूज़ है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब होता है कि चीज़ें, कुछ भी चीज़ वेरी हो जाए, आपके आउटपुट पे हमेशा कांस्टेंट आउटपुट मिलना चाहिए। और ये आप इस बात को समझें कि ये जेनर डायोड इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना अच्छा डिवाइस है। यही वो डिवाइस है जो आपका स्टेबलाइज़र घर में लगा होता है। घर में जितने स्टेबलाइज़र लगे होते हैं, चाहे टीवी के साथ हो चाहे फ्रिज के साथ हो, ये डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके इनपुट वोल्टेज में, इनपुट वोल्टेज कहने का मतलब 220 वोल्ट जो आपकी सप्लाई से आ रहा है, उसमें थोड़ा भी वेरिएशन हुआ, आपने देखा होगा वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज के हाई और लो होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर स्टेबलाइज़र इसी वजह से लगाया जाता है, स्टेबलाइज़र लगाने से फ़र्क ये पड़ता है कि आपके आउटपुट पर, जो टीवी पे जा रहा होगा, जो फ्रिज पे जा रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, उस पर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करके दे रहा होगा। उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब वोल्टेज चेंज भी हो रहा है तो वोल्टेज को रेगुलेट करके देगा, वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके देगा आपका जेनर डायोड। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जेनर डायोड का। वो इनपुट वोल्टेज कितना भी कम और ज़्यादा हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा आउटपुट पर कांस्टेंट वैल्यू आउटपुट पर मिलेगा। इसलिए हम वोल्टेज रेगुलेटर के यूज़ रूप में जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। अब एक्चुअली खासियत क्या होती है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से? तो खासियत इसकी ये है कि इसमें नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में नॉर्मल डोपिंग होती है। पी और एन साइड में, इसमें नॉर्मल पी और एन साइड में इसमें डोपिंग हेविली डोप्ड होती है। मतलब नंबर ऑफ पी साइड में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एन साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, हेविली डोप्ड होता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो आप, क्योंकि सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, डोपिंग की प्रॉपर्टी होती है कि जितना डोपिंग करेंगे विड्थ उतना ही कम होता चला जाता है। तो डोपिंग बहुत ज़्यादा रखेंगे, तो डोपिंग बहुत ज़्यादा रहेंगे, इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पी एन और एन साइड को हेविली डोप्ड किया जाता है जेनर डायोड में। जेनर डायोड में पी और एन साइड को हेविली डोप्ड किया जाता है। हेविली डोप्ड करने से क्या होगा, विड्थ कम हो जाएगा, समझना यहीं पे, है ना। अगर हेविली डोप्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेविली डोप्ड करेंगे, अगर हम हेविली डोप्ड करते हैं, ठीक है ना, अगर हम हेविली डोप्ड करते हैं, ये मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, अगर मैं डोपिंग बढ़ाऊंगा, डोपिंग बढ़ाने से क्या हो जाएगा, विड्थ कम हो जाएगा। और एक्चुअली इसका एडवांटेज कहाँ पर है, आप ध्यान रखेंगे, दो रिलेशन यहाँ पर, ये दो रिलेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक तो डोपिंग का विड्थ के साथ और विड्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। होगा क्या समझना, होगा क्या समझना, होगा ये कि अगर आप डोपिंग बढ़ाओगे तो विड्थ कम हो जाएगा, विड्थ कम हुआ, और अगर विड्थ कम हो गया तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन एल। एल मतलब विड्थ ही है, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। अगर डोपिंग बढ़ाया तो विड्थ कम हुआ, और अगर विड्थ कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी बात का एडवांटेज उठा रहे होते हैं हम लोग जेनर डायोड में। होगा क्या, डिप्लीशन विड्थ बहुत ही कम हो जाता है और जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक हो जाएगा। तो जैसे ही हुआ क्या, डोपिंग किया, डोपिंग करने से विड्थ कम हो गया, देखो विड्थ बहुत कम है, विड्थ कम होने से इस जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ज़्यादा होगा, तो आपने देखा था नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में आपने देखा था कि हो क्या रहा था उस केस में, कि यहाँ पर रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो हो पा रहा था, रिवर्स बायस में, क्योंकि जेनर डायोड में हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पर करंट नहीं फ्लो हो पा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, डोपिंग कम थी। यहाँ पर डोपिंग बढ़ाने से, डोपिंग बढ़ाने से विड्थ कम हो गया, और विड्थ कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या हुआ कि करंट फ्लो होने लग जाता है। ये देखो शार्प इंक्रीज इन करंट, एकदम से ऐसे कम 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 जा रहा था, फिर एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ गई। ऐसे क्यों हुआ है, इसका कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको यहाँ पर जो इतने भी स्टोरेज हुए थे होल्स और इलेक्ट्रॉन, उनको गति प्रदान किया, और गति जैसे ही प्रदान किया तो जहाँ पर रुक जा रहे थे वो होल आपस में क्रॉस करने लग गए, क्रॉस करके के बाद बैटरी के टर्मिनल से अट्रैक्ट होने लग गए। तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गई। जो विड्थ बढ़ जाने की वजह से करंट नहीं फ्लो हो पा रहा था, वो जेनर डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाने की वजह से, डोपिंग बढ़ जाने से, विड्थ के कम हो जाने से, विड्थ के कम होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाने से करंट अब एकदम से फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, इसलिए जो शार्प इंक्रीज इन करंट आप देखते हैं, ये शार्प इंक्रीज इन करंट जो आप देख रहे हैं वो इसी वजह से एकदम से करंट में एकदम से धीरे धीरे करंट ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे बहुत नॉर्मल था करंट, है ना, 0 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर में बस आप 1 वोल्ट दिए तब भी 2 एम्पियर, 2 वोल्ट दिए तब भी 2 एम्पियर, 3 वोल्ट दिए तब भी 2 एम्पियर, 4 वोल्ट दिए तब भी 2 एम्पियर, 5 वोल्ट देती। जैसे ही उस ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्रॉस किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, एकदम एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीज हो जाता है करंट। तो शार्प इंक्रीज इन करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, और इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं हम लोग जेनर डायोड में। बाकी ये सिंबल दिया है, और ये सिंबल इस तरीके से ऑपरेट करते हैं हमेशा रिवर्स बायस में, है ना, पी साइड को एन से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये हुआ जेनर डायोड के बेसिक के बारे में। अभी हमने सिर्फ जेनर डायोड का बेसिक देखा है कि जेनर डायोड होता क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जेनर डायोड की एप्लीकेशन, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको यहीं पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी यहीं डिस्कस कर लो। देखो दोनों सेम चीज़ क्वेश्चन है ना, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। तो आप बोलोगे जेनर डायोड में क्या बोलना है कि भाई पहले फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में एज अ नॉर्मल डायोड ही वर्क करता है, ठीक है। जेनर डायोड, आप अगर एग्जाम में आ गया कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक बताओ जेनर डायोड का, तो क्या बताना है, कुछ नहीं करना है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बना देना है, और आपको बताना है कि फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करता है। आपको पता है क्या हो रहा होगा, ये कट इन वोल्टेज है यहाँ तक, उसके बाद जर्मेनियम के लिए अलग, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए होता है कितना, वी गामा इस 0.3 वोल्ट, एंड सिलिकॉन के लिए वी गामा की वैल्यू होती है कितना, 0.7 वोल्ट। ये तो आप जानते हैं। और नॉर्मल डायोड में जैसा फंक्शन था कि एक पॉइंट के बाद एकदम से इंक्रीज हो जाएगा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देने से, करंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। रिवर्स बायस में क्या चीज़ें हो जा रही होंगी, रिवर्स बायस में क्या होगा कि यहाँ तक तो ब्रेकडाउन वोल्टेज को अचीव करने के पहले तक तो अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अभी आप देखना वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आप यहाँ पर आपने वोल्टेज बढ़ाया, देखो यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझें, सपोज ये 1 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट, ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम लोग, और इस डायरेक्शन में करंट है आपका 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस तरीके से। तो आपने क्या किया कि रिवर्स बायस में आपने 1 वोल्ट दिया, तो 1 वोल्ट में भी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। 2 वोल्ट बढ़ाया फिर भी 2 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था। 3 वोल्ट बढ़ाया तब भी अभी भी करंट आपका सेम है। 4 वोल्ट दिया तब भी आपका करंट सेम है। 5 वोल्ट दिया तब भी करंट आपका सेम है। लेकिन 5 वोल्ट के बाद 6 वोल्ट दिया तब भी आपका करंट क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो आप इसको प्लॉट करते जाते हो कि भाई वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ लेकिन करंट की वैल्यू तो सेम आ रही है, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। लेकिन जैसे ही 6 वोल्ट के बाद आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट एकदम से बढ़ जाता है, मतलब 6 एम्पियर में 5 वोल्ट में 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा था, लेकिन जैसे ही 6 वोल्ट से बढ़ा देते हो तो ये करंट की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, 6-7 एम्पियर के आसपास बढ़ जाएगी। ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डोपिंग बढ़ा दिया आपने। डोपिंग के बढ़ने से क्या हो गया, विड्थ आपका कम हो गया उस रिलेशन से, और विड्थ के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बढ़ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से यहाँ पर एनर्जी मिल जाती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को, वो मूव करने लग जाते हैं, और मूव करने के सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं जो पहले नहीं हो पा रहे थे, और अब मूव कर पा रहे हैं, इसलिए करंट फ्लो होने लग गया। तो एकदम से जो नहीं हो पा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से करंट एकदम से बढ़ जाता है, ये देख लो। और ये कितना चाहिए होता है, तो इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर डायोड के केस में 6 वोल्ट के आसपास होता है। 6 वोल्ट के बाद जैसे ही मिलेगा तो एकदम से करंट इंक्रीज हो जाता है। अब यहीं पर वोल्टेज रेगुलेटर को भी समझ लो कि ये अब समझ में आया ना कि ये भाई बढ़ा कैसे। दूसरी चीज़ क्या समझना है यहाँ पर, ध्यान रखना, मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहीं पे एक चीज़ समझना है आपको कि ये रीज़न ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर है ना, रीज़न ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, रीज़न ऑफ रेगुलेशन, ये आप समझो ये, ठीक है। ये अभी देखो हुआ क्या कि वोल्टेज रेगुलेटर क्यों कह रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, ये ध्यान से देखोगे तो वोल्टेज रेगुलेटर क्यों बोल, करंट रेगुलेटर नहीं क्यों, वोल्टेज रेगुलेटर ही क्यों। तो आप देखो कि यहाँ पर से आप देखो ध्यान से, तो आप अब इसको देखें, इसको इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू ये है, और
इस पॉइंट पर मतलब करंट एकदम से इंक्रीज़ कर गया, तो इस पॉइंट से अगर आप बैक करके वोल्टेज उस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है देखोगे, जैसे इस पॉइंट पर देखे तो वोल्टेज ये है, इस पॉइंट पर वोल्टेज देखो आप, तो आप एक्सटेंड किए थे इतना, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो करंट पहले 1 एम्पियर था मान लेते हैं, और यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर देखेंगे 6 एम्पियर है, तो करंट में 1 एम्पियर से 6 एम्पियर का चेंज आया है। लेकिन वोल्टेज आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत कम चेंज है, मतलब वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और इसी एप्लीकेशन का तो हम यूज़ कर रहे हैं। छोटा सा चेंज हुआ है यहाँ पर वोल्टेज में, छोटा सा चेंज हुआ है, मतलब इसी को हम बोल देते हैं कि वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वोल्टेज में बस पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है। इसी कम्प्लीकेशन को यूज़ कर देते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में, जिसको आप स्टेबलाइज़र में यूज़ करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जेनर डायोड का। होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यही एप्लीकेशन है वोल्टेज रेगुलेटर का। अब जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।